हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th फाउंडेशन के लिए थर्ड लेक्चर है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में बन रहे हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम इसमें सीखेंगे, वो है होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसके क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और एल्काइल ग्रुप्स को कैसे नेम करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन नेमिंग के बारे में देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनकी कॉमन नेमिंग को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज अ फैमिली or group of structurally similar organic compound, all the member of which contains the same functional group, show a gradation in physical property and similarity in chemical property, and the two adjacent or successive member of which differ by CH2 group। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें आपको चार बातों को नोटिस करना है। कितनी बातों को? चार बातों को। देखिए क्या क्या नोटिस किया आपने। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो बोलोगे कि ये एक फैमिली या ग्रुप है स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, स्ट्रक्चर जिनका सेम है, उनका ये ग्रुप होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। पहला पॉइंट तो ये नोटिस किया आपने कि इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ग्रेडेशन शो करते हैं, यानी इनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करते हैं, जो हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे कि होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती हैं। बट फिलहाल ये कि हाँ, उनके मेंबर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी का एक ग्रेडेशन पाया जाता है, एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस पाया जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसमें वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, यानी लगभग एक तरह की रिएक्शन शो करते हैं होमोलोगस सीरीज वाले। और फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है कि जो दो एडजेसेंट मेंबर्स होंगे, सक्सेसिव, एक के बाद एक जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे, उनमें केवल किसका डिफरेंस होगा? तो स्ट्रक्चर वाइज केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, यानी होमोलोगस सीरीज के दो मेंबर्स आपस में केवल CH2 ग्रुप ही उनमें वेरी करता है, डिफर करता है। और जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं ऐसी सीरीज के, दे आर कॉल्ड होमोलोगस, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड होमोलॉगी, है ना। तो ऐसे मेंबर्स का आपस में एग्जिस्ट करना और ऐसे ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कहते हैं, उन मेंबर्स को होमोलॉग्स कहते हैं, और इस फेनोमेना को होमोलॉगी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये मैंने एल्केन्स के कुछ मेंबर्स लिए हैं। सबसे सिंपल मेंबर है एक कार्बन जिसमें होता है, उसको मीथेन कहते हैं। अब इसके नाम को जरा देखो, मेथ वर्ड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ वर्ड होता है। और एन क्यों लगा हुआ है? तो क्योंकि एल्केन है ये, तो एल्केन में इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, और ये जो है एन शो करता है, यानी कि ये एल्केन है। इसी तरीके से दो कार्बन का एथ और दो कार्बन का है, लेकिन क्योंकि ये एक एल्केन है तो लास्ट में क्या यहाँ लग जाएगा? एन, इथ एन। इसी तरह से प्रोप, तीन कार्बन के लिए एन, ब्यूट एन, पेंट एन, तो जितने कार्बन है उसी हिसाब से उसका नाम है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पूरी एक सीरीज आपके सामने लिखी गई है, इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो एल्केन कैटेगरी के हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होंगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन होगा, यानी जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे की तरफ आएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो है एक सीक्वेंस में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे।
ठीक। और अगर आप इसमें दो चीज़ों के बीच में, दो मेंबर्स के बीच में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस देखें, तो वो डिफरेंस आपको नजर आया कितने का, CH2 का। आप देखो पहले और सेकंड मेंबर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका है, CH2 का है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो किसका है, CH2 का है। थर्ड और फोर्थ के बीच में जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो किसका है, CH2 का है। तो मैंने आपको चार बातें नोटिस कराई थी होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड। इसी तरीके से मान लो एल्कीन है, तो एल्कीन का जो होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन में जो सबसे छोटा मेंबर होता है वो 2 कार्बन का होता है, एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो C2H4 लिखा गया है ये है इथीन। तो एथ यानी कि सेकंड कार्बन के लिए है और इन यानी कि एल्कीन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। 2 पार्ट है इसके नाम में। इसी तरह से 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, 4 के लिए ब्यूटीन, फिर पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन, हेप्टीन एंड ऑक्टीन। तो ये जो सीरीज आपके सामने लिखी गई है ये होमोलोगस सीरीज है। किसकी होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन। ये जो सीरीज थी किसकी थी, एल्केन। ठीक। तो इस एल्कीन वाली जो सीरीज जो आपके सामने लिखी गई है इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि इसमें जैसे जैसे आप डाउन दी सीक्वेंस नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक ग्रेजुएशन शो करेगी, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस शो करेगी। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपस में वो काफ़ी हद तक मैच करेंगी, केमिकल रिएक्शंस इनकी काफ़ी हद तक मैच करेंगी। ठीक। और जो डिफरेंस होगा किसी भी दो मेंबर्स के बीच में वो किसका होगा, बोले केवल CH2 का डिफरेंस होगा। आप नोटिस कर सकते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है, केवल CH2 ग्रुप का है। ठीक है। तो ये सेकंड होमोलोगस सीरीज हो गई एल्कीन की। ठीक। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो, ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। हम सभी होमोलोगस सीरीज को जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कुछ अभी एग्जांपल्स आपको सामने दूंगा। All the members of a given homologous series possesses the same function group। ठीक है, सारे मेंबर्स में एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर वो एल्केन है तो सभी एल्केन ही होने चाहिए, उसमें कोई दूसरा ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर एल्कीन है तो उसमें एक एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कोई दूसरा ग्रुप नहीं होना चाहिए। और जो भी मतलब फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा वो एक जैसा होना चाहिए सारे मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज के। ठीक है। थर्ड पॉइंट है दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2। ये मैं बता दिया आपको कि CH2 ग्रुप से डिफर करता है। यानी अगर हम उसके मास को देखें कि उसके मास कितने यूनिट से डिफर करेगा, तो C का तुम्हें पता है कितना होता है, जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास, 1। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा, 14। यानी कि होमोलोगस सीरीज के जो आपस में सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो 14 मास यूनिट से डिफर करते हैं। ठीक, मास में। फोर्थ पॉइंट है द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डेवलप्ड फॉर दैट सीरीज। कहने का मतलब उस सीरीज के लिए अगर कोई जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डेवलप किया है तो उसमें हर एक मेंबर उस मेथड से ऑलमोस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है। तो मतलब कि एक कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी भी होमोलोगस सीरीज के लिए पॉसिबल हो सकती है। हम किसी केमिकल मेथड से उन सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स को बना सकते हैं। The physical properties such as density, melting point, boiling point of the members of homologous series show a regular gradation with rise in molecular mass। यानी कि मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ग्रेजुएशन आता है, यानी कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या दूसरी प्रॉपर्टीज में डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है। तो यानी रेगुलर ग्रेडेशन वो शो करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे जैसे उनका मोलर मास बढ़ता जाता है, यानी कि मेंबर्स आगे आगे आप देखते जाएंगे। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर दो द फर्स्ट मेंबर में वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम द रेस्ट मेंबर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट मेंबर कभी कभी अपनी बाकी जो सीरीज के मेंबर्स हैं उनसे डिफरेंट शो करता है।
बाकी सीरीज, जैसे आप होमोलोगस सीरीज लिख रहे हो, तो जो बाकी सीरीज के मेंबर जिस प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, हो सकता है कि फर्स्ट मेंबर ना शो कर रहा हो। तो याद रखना कि हर सीरीज में फर्स्ट मेंबर काफ़ी हद तक अपने बाकी मेंबर से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, उसका मोलर मास बहुत कम होता है। ये एक मेजर रीजन रहता है कि वो बाकियों से क्यों डिफर करता है। देखिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं सामने। जैसे एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे CnH2n+2, यानी अगर कार्बन एक रखोगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे N1 रखोगे तो ये जगह 2+2 4, यानी कि ये फर्स्ट मेंबर हो गया जिसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन क्या है 4 है। इसी तरह n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 और 2 × 2 4 और +2 यानी 6 हो जाएगा। तो यानी कि C2 2 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यानी कि ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कि उसके किसी भी मेंबर को पाने के लिए आप यूज कर सकते हो। बस आपको n की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाना है, ठीक। तो होमोलोगस सीरीज में इसको हम फर्स्ट होमोलोग कहेंगे, मतलब पहला मेंबर। फिर N2 रखा हमने तो हमको ये मिला C2H6, ये हो जाएगा सेकेंड होमोलोग। हमने उसमें n की वैल्यू 3 रखी तो हमको थर्ड मेंबर मिला, यानी थर्ड होमोलोग। तो ये डिफरेंट उसके मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो जिस नंबर का मेंबर होगा, जितने कार्बन कंटेंट के हिसाब से, उसी को हम उसको फर्स्ट होमोलोग, सेकंड होमोलोग, थर्ड होमोलोग या फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर कहते हैं। जैसे एल्कीन है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। वही बात है कि भाई n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो आपको यहाँ पे 1 और ये 2 मिलेगा, लेकिन n की 1 वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटा एल्कीन होता है वो 2 कार्बन का होता है। तो याद रखना यहाँ पे तो ठीक है 1 पॉसिबल था, ठीक है, बट यहाँ 1 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एटलीस्ट 2 रखना है आपको, यहाँ पे 2 and 2 × 4 तो C2H4। तो देखो यहाँ पे C 2 है और H4 है, तो ये पहला होमोलोग कहलाएगा। इसमें एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से फिर ये 3 कार्बन का हो गया, फिर ये 4 कार्बन का हो गया, यानी कि वो फिर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एक एक कार्बन। तो ये फर्स्ट होमोलोग, सेकंड होमोलोग, थर्ड होमोलोग कहलाएगा। एल्काइन जो है, इसमें जो फॉर्मूला है वो है CnH2n-2, ठीक है। इसमें आप n की वैल्यू फिर से वही बात है कि 1 नहीं रख सकते हैं। इसमें n की वैल्यू जो कम से कम पॉसिबल है वो है 2। और इसी तरीके से आप N2 फिर N3 फिर N4 रखते जाओगे, आपको उसके डिफरेंट होमोलोग्स मिलते जाएंगे, यानी डिफरेंट मेंबर्स मिलते जाएंगे। ये 2 कार्बन का एल्काइन है इथाइन, ये 3 कार्बन का है, फिर ये नेक्स्ट जो है 4 कार्बन का है। यहाँ प्लस कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। देखो ये कार्बन है CH3, ये जो यहाँ पॉइंट है ना, ये भी कार्बन है। मैंने पहले का आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, मैंने वहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन समझाया है। तो मैंने समझाया है कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड शो किया गया है, तो इस ये वाला पॉइंट एक कार्बन है, एक्चुअली कार्बन है, और ये पॉइंट भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये CH3 है, फिर कार्बन से अटैच्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन से अटैच्ड है, और फिर CH3 है। तो इसमें टोटल 4 कार्बन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन है। फिर हेलो एल्केन से कैटेगरी आती है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 × X, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हेलो एल्केन्स में कि n की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, और उसी तरह से फिर 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे आप। x यहाँ पर कोई ना कोई हेलोजन होता है। हेलोजन यानी कि या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो x कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मान लो मैंने कोई भी एक x लिया, मान लो Cl लिया, तो यहाँ पे CH3 Cl, ठीक है। फिर एक कार्बन और बढ़ा दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, तो CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसी तरह मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये फर्स्ट होमोलोग हो गया, ये सेकंड होमोलोग हो गया, ये थर्ड होमोलोग हो गया। तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हो गए, हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। और आप देखोगे कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2 O फॉर ऑक्सीजन। आप यहाँ भी N1 से फर्दर N1 N2 N3 रखते चले जाएंगे और आपको डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे। ये कार्बन का है मिथेनॉल है, ये 2 कार्बन का है इथेनॉल है, ये
3 कार्बन का है, प्रोपेनॉल है। इसके हम IUPAC को आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल हम होमोलोगस सीरीज देख रहे हैं कि हाँ भाई ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट होमोलोग है, ये 2 कार्बन का सेकंड मेंबर है, सेकंड होमोलोग है, ये 3 कार्बन का थर्ड मेंबर है, थर्ड होमोलोग है। ऐसे ईथर का जनरल फार्मूला भी पूछे आते हैं क्वेश्चंस में, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ईथर का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2 O। बोलोगे सर ये तो दोनों को मैच कर रहा है, अल्कोहल का और ईथर का बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जनरल फार्मूला मैच कर रहा हो बट स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो। तो अल्कोहल और ईथर में स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप मिलता है? OH ग्रुप मिलता है उसके स्ट्रक्चर में, है ना। लेकिन ईथर जो होता है उसमें क्या होता है, O के दोनों तरफ जो है कार्बन कंटेंट रहता है, यानी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ रहेगा, तो वो ईथर है। फॉर्मूला भले ही अल्कोहल का और ईथर का सेम है। अब जैसे देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात और, अल्कोहल 1 कार्बन का मिनिमम पॉसिबल है, मिथेनॉल, लेकिन 1 कार्बन का ईथर नहीं होता भाई, ठीक है। तो ईथर एटलीस्ट 2 कार्बन का होगा। तो देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब तुम एक कार्बन लगाओगे तो 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए ना ईथर के लिए, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो ये यानी कि अल्कोहल का जो फर्स्ट होमोलोग है वो 1 कार्बन का है, बट ईथर का जो फर्स्ट होमोलोग है वो क्या है, 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए ऑक्सीजन की दोनों तरफ। और फिर उसके बाद आप इसमें जैसे मैंने CH3O फिर CH2, देखो आगे ये इससे अटैच्ड है CH3 से, तो ये यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, मतलब इसका नेक्स्ट होमोलोग हो गया। फिर ये CH3O CH2, फिर देखो ये अटैचमेंट है सामने, मतलब ये जो CH3 ग्रुप यहाँ प्रिंट हो गया है, गलती से एक्चुअली यहाँ होना चाहिए CH3, ये जो CH3 यहाँ प्रिंट हुआ है वो CH3 यहाँ है, CH3, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट होमोलोग, सेकेंड होमोलोग, थर्ड होमोलोग, एक एक CH2 बढ़ता जा रहा है और वो नेक्स्ट मेंबर हमको मिलता जा रहा है। ऐसे ही एल्डिहाइड के लिए है, एल्डिहाइड के लिए CnH2nO, ये इसका जनरल फार्मूला है, जहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रख सकते हैं और आपको इस तरीके से इनके फर्स्ट होमोलोग, सेकंड होमोलोग, थर्ड होमोलोग मिलते चले जाएंगे। इसमें जो ग्रुप पाया जाता है वो है CHO ग्रुप, ठीक है। देखो CHO ग्रुप यहाँ भी है, CHO ग्रुप यहाँ भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे पहले एक H था, फिर उसमें CH2 बढ़ गया तो CH3 हो गया, फिर एक और CH2 ऐड हो गया, तो इस तरीके से वो CH2 इंक्रीज होता जाता है और वो नेक्स्ट मेंबर मिलता जाता है, ठीक। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, जनरल फार्मूला किस तरह के मॉलिक्यूल्स का, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, हेलो एल्केन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है और उनके डिफरेंट होमोलोग्स को कैसे हम बनाते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कीटोन का जनरल फार्मूला एल्डिहाइड की तरह है CnH2nO, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन का कीटोन नहीं होता, इवन 2 कार्बन का भी कीटोन नहीं होता, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता क्या है कीटोन में कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है एक, ये होना चाहिए और उसके दोनों तरफ कार्बन कंटेंट होना चाहिए, यानी कि एल्काइल ग्रुप होना चाहिए दोनों तरफ। तो ऐसा करने में कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। अब 3 के बाद आप जब 4, 5, 6 आप ले जाओगे तो फिर उसके नेक्स्ट होमोलोग मिलेंगे। ये इसका फर्स्ट होमोलोग है, ये इसका सेकंड होमोलोग है। मैंने इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इस चेन में, है ना, जो चेन थी CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3 था, मैंने CH2 बढ़ा दिया। तो ये फर्स्ट होमोलोग हो गया 3 कार्बन का, ये सेकंड होमोलोग हो गया जिसमें 4 कार्बन है। ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO2, इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप पाया जाता है वो है C डबल बॉन्ड O, है ना, OH, मतलब मैंने जो अभी बोला ऐसे, जो उसमें COH ग्रुप लिखा हुआ है ना, मैं पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो C डबल बॉन्ड O OH इस तरह का ग्रुप होता है। तो ये है इसमें, और इसमें टोटल मिलाकर 1 कार्बन है। फिर वही ग्रुप यहाँ भी है बट इसमें कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये हो गया फर्स्ट होमोलोग, ये हो गया सेकंड होमोलोग। तो हर तरह के मॉलिक्यूल में खास तरह का ग्रुप होता है, उसकी पहचान होती है। मैं फंक्शनल ग्रुप आपको लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जैसे देखो इसमें C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है तुमको इस तरीके का, और O के बाद में अगर R लगाओगा तो ये ईस्टर ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O फिर O, और उसके बाद अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो ईस्टर होता है, और C डबल बॉन्ड O और O के बाद अगर H लगा होगा तो वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है।
इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईस्टर का फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है इन दोनों में, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप रहता है ओ के बगल में, तो ये ईस्टर कहलाता है। खैर, जो सबसे छोटा एसिड था, फॉर्मिक एसिड कहेंगे इसको, मिथेनोइक एसिड कहेंगे, वो 1 कार्बन का था। बट जो ईस्टर होता है सबसे छोटा, वो 1 कार्बन का नहीं होता, उसके लिए कम से कम कितने चाहिए, 2 कार्बन। उसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, तो 2 कार्बन, 1 कार्बन तो सी वाला हो गया और 1 कार्बन ये हो गया, तो 2 कार्बन होंगे तब जाकर वो फर्स्ट होमोलोग बनाएगा, और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करते चले जाओगे, सेकेंड थर्ड होमोलोग बनता चला जाएगा। फिर ऐसे ही एमाइड आता है। एमाइड में कौन सा ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और फिर NH2 ग्रुप, इसे कहते हैं CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप, देखो ये है CONH2 ग्रुप, ये रहा CONH2 ग्रुप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+1NO, ये इसका जनरल फॉर्मूला माना जाएगा, ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। और ये उसका 1 कार्बन रखोगे इसमें, ठीक है, तो ये फर्स्ट होमोलोग कहलाएगा 1 कार्बन का, फिर ये 2 कार्बन होगा अब इसमें टोटल मिला के, तो ये सेकंड होमोलोग हो गया। तो ये आपको कुछ याद रखना है, अलग अलग कैटेगरी के जो कंपाउंड्स हैं और उनके होमोलोग्स कैसे मिलते हैं जनरल फार्मूला में, डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यू पुट करने पर। नाइट्रोएल्केन का ये जनरल फार्मूला है, इसमें एक N और 2 ऑक्सीजन होते हैं, बाकी जो C और H है, CN है, H2n+2 है। तो इसमें NO2 ग्रुप पक्का होगा डेफिनेटली, मतलब हर फंक्शनल ग्रुप एक खास तरह का रहता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐसा रहता है। ये जो एरो लिखा हुआ है ना, ये एरो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आपने 10th में अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अलग से उसको डिस्कस करेंगे, उस तरह की बॉन्डिंग को। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखो कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। तो NO2 ग्रुप 1 कार्बन के साथ लगा हुआ है, फर्स्ट होमोलोग। 2 कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है NO2, ये सेकंड होमोलोग। इसी तरीके से फिर थर्ड और फोर्थ आप बना सकते हैं। फिर एमीन आता है। एमीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+3 और एक उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें खास बात है NH2 ग्रुप पाया जाता है, 1 कार्बन के साथ है फर्स्ट होमोलोग, 2 कार्बन के साथ ये NH2 ग्रुप है, तो ये सेकंड होमोलोग हो गया एमीन्स का, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे मान लो पहले अब ये मुझे बताओ कि जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे स्कूल एडमिशन्स के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो जिसमें कॉलम होता है आपके नेम का, आप देखोगे तो वो कॉलम में क्या होता है कि भाई फर्स्ट नेम लिखो, फिर मिडिल नेम लिखो, फिर सर नेम लिखो, ऐसा कॉलम होता है ना। मतलब कि अब जैसे मान लो किसी का नाम है सुनील कुमार सिंह, किसी का नाम है सुनील कुमार सिंह, ठीक। अब इनके नाम में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या हैं बोलोगे, एक तो फर्स्ट नेम हो गया, फिर एक मिडिल नेम हो गया और एक सर नेम। अब देखो कई लोग क्या है, कई लोगों के नाम में कुमार टाइप का मिडिल नेम नहीं होता, कई लोग अपना सर नेम भी नहीं लिखते हैं। तो ये अलग बात है कि किसी किसी के नाम में कोई फॉर्मेट का कोई पार्ट होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। बट जनरली जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें 3 पार्ट्स में पूछा जाता है नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उसमें भी 3 बेसिक फॉर्मेट है उसका, एक प्रीफिक्स पार्ट है, एक वर्ड रूट पार्ट है और एक सफिक्स पार्ट है। तो हम इसको आगे पूरा डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक पार्ट्स हैं। थोड़ा सा इसको और अगर हम एक्सपेंड करें तो हम पाएंगे कि इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, और फिर वर्ड रूट पार्ट है, और सफिक्स भी 2 तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये क्या क्या बताते हैं ये आप आगे सीखते चले जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ केवल डिस्कस कर रहा हूँ क्या, वर्ड रूट पार्ट क्या होता है। देखो वर्ड रूट जो है कार्बन की लेंथ बताता है, क्या बताता है, कार्बन की लेंथ। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की लेंथ कितनी, यानी कितने कार्बन अटैच्ड है, नंबर ऑफ कार्बन। एक्चुअली ये कार्बन लेंथ कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन।
उस मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे वो ये बताता है वर्ड रूट। जैसे देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में, मान लो केवल एक ही कार्बन है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, एथ। 3 है तो क्या यूज करेंगे, प्रोप। 4 है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। इसी तरह से जितने कार्बन होंगे पेंट, हेक्स, 7 के लिए हेप्ट यूज करते चले जाएंगे। 8 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा वो ऑक्ट होगा, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, 14 के लिए टेट्रा डेक। ठीक, जनरली जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो वर्ड रूट आप केवल 14 तक याद रखो, आपका काम चल जाएगा। ठीक, कुछ वर्ड रूट्स मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे मान लो 15 के लिए है पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 के लिए आइकॉस। आइकॉस देखो अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे सीधा आई से शुरू किया गया आइकॉस। बेसिकली जो IUPAC यूज करता है वो आइकॉस यूज करता है। ठीक, तो कई तरह की नेमिंग होती है, एक होती है कॉमन नेमिंग, एक होती है IUPAC नेमिंग। ठीक, एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेमिंग होती है। तो जनरली IUPAC लिखते समय हम आइकॉस यूज करते हैं, बट कहीं कहीं आप देखोगे तो IUPAC के साथ साथ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम भी बुक्स में लिखा रहता है, तो वहाँ पे आइकॉस के बदले ये पूरा IECOS लिखा रहेगा। बट याद रखना मोर अप्रोप्रिएट इसमें क्या होता है, आइकॉस होता है 20 के लिए। ठीक, और अगर EICOS भी लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, बट IUPAC लिखते समय मोर अप्रोप्रिएट होता है ICOS। अब जैसे 21 है तो देखो आइकॉस हो गया, और यहाँ पे 1 के लिए हम हेन यूज करते हैं तो हेन आइकॉस। अच्छा, ई आई से पहले अगर ई लगाओगे तो ये भी सही है, बट मोर अप्रोप्रिएट IUPAC कौन सा है, ये ऊपर वाला है। इसी तरह से 22 के लिए डो आइकॉस, इस ई को हम हटा सकते हैं। इसी तरह से 23 के लिए ट्राई आइकॉस, इस ई को हम हटा सकते हैं। अच्छा, 30 के लिए होता है ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट 30। 31 के लिए 1 के लिए हेन लिख लो और फिर ट्राई अकाउंट लिख लो 30 के लिए, 31। तो 30 के लिए ट्राई अकाउंट और फिर 1 के लिए सामने हेन लगा देंगे। 32 कैसे लिखेंगे, ट्राई अकाउंट है उसके सामने क्या लगा देंगे, डो लगा देंगे, तो डो ट्राई अकाउंट। और 33 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई अकाउंट के सामने ट्राई लगा देंगे 33। इसी तरह से टेट्रा अकाउंट, टेट्रा अकाउंट 40, पेंटा अकाउंट। ठीक, हेक्सा अकाउंट 60 के लिए, हेप्टा अकाउंट 70 के लिए, 80 के लिए ऑक्टा अकाउंट, ऑक्टा अकाउंट कहेंगे, 90 नॉन अकाउंट। ठीक, और 100 के लिए हेक्ट। ठीक, वैसे IUPAC लिखते समय आप केवल 12 तक भी याद रखेंगे कार्बन तो ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इस वर्ड रूट की इंफॉर्मेशन को देखिए। स्टूडेंट, हम लोगों ने भी वर्ड रूट डिस्कस किया। वर्ड रूट के बाद जो डिस्कस करना है हमें वो है उसके जस्ट जो बाद में लगता है वो है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक, और अनसैचुरेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए बीच में, या तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो इस बात को शो करने के लिए कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि सारे के सारे कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ओनली, तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, है ना। जैसे कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वो जो एन होता है वो क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, मतलब बाकी सब चलो सिंगल हैं, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें फिर इन लग जाता है। मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे ही देता हूँ। जैसे मान लो कि CH3, CH2 और CH3, अब देखो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये 3 कार्बन का है तो इसको हम कहते हैं प्रोप, और सारे सिंगल हैं तो क्या कहेंगे इसको, एन। अच्छा, अगर मान लो इसी में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा अगर होता तो अभी डबल बॉन्ड आ गया ना, भले एक सिंगल है बट एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ गया ना। तो अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो अब वहाँ एन नहीं, अब वो इन ही लगाओगे आप,
तो इसको हम कहेंगे प्रो, और वो क्या आ गया है, ईन। ठीक है, पहले कार्बन पे ईन आ गया है। अच्छा, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे मान लो इसी में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब इसमें हम 3 कार्बन का तो प्रो, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आइन, प्रोपाइन। और जैसे अब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, अच्छा 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ पे 4 कार्बन का मैंने चेन बनाया और 2 डबल बॉन्ड है, तो अब ये 2 डबल बॉन्ड के लिए पता है यहाँ पे 2 बार इन लिखना पड़ेगा, तो उसके नाम में जो प्राइमरी सफिक्स है वहाँ पे आपको डाई इन लिखना पड़ेगा। जब एक था तो इन, जब 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। ठीक है, बाकी नॉमेनक्लेचर हम आगे भी सीखेंगे। और अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वही है कि भाई 2 है तो जो आइन है उसके सामने आपको डाई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। 2 ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस मॉलिक्यूल में 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आप जब प्राइमरी सफिक्स यूज़ करोगे ना तो वो डाई आइन होगा। अब आते हैं, पहले हम एल्केन के कुछ नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा कि भाई देखो अब ये CH4 है तो ये मेथ है और साथ में क्या लगा है, एन। 2 कार्बन का है तो ये हो गया एथेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। उसी तरह चेन बढ़ती जा रही है, ब्यूटेन, पेंटेन। पॉइंट ये है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है वर्ड रूट पार्ट है, और दूसरा पार्ट इसमें क्या लगा है, प्राइमरी सफिक्स पार्ट जो कि एन है। ठीक है, ऐसे ही 7 कार्बन का है तो हेप्टेन, 8 का है तो ऑक्टेन, 9 का है तो नॉनेन, 10 का है डेकेन, 11 का है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उसको अनडेकेन। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे देखो अभी इसे ये लिखा है मैंने, मान लो ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है कैसे लिखा गया है, बोलो CH3 है, फिर CH2 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये मैं आपको लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर रिपीटिशन होता है तो हम उसको कंडेंस करके लिख लेते हैं, तो कंडेंस्ड फार्मूला है। तो CH3 और जो बीच में 9 टाइम जो CH2 रहा होगा उसको हमने कंडेंस करके लिख लिया, और फिर CH3, तो दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसमें कुल मिला के कार्बन कितने होंगे, बोल के बीच में तो ये 9 हो गए, और एक टर्मिनल पोजीशन पे CH3 2 तो 11, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, वो अनडेक, और फिर क्या लग जाएगा, एन। ऐसे 12 के लिए डोडेक और फिर एन, 13 के लिए ट्राइडेक और फिर एन, 14 के लिए टेट्राडेक फिर एन। तो ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो किसके लिए हैं, एल्केन के लिए हैं। तो जैसे जैसे ये सारे एल्केन्स हैं, जैसे जैसे इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से आप, जैसे 20 है मान लो, 20 के लिए ये एक CH3 हो गया, ये CH3 और बीच में फिर 18 CH2 रिपीट हो रहे हैं, तो 20 कार्बन हो गया। अब 20 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आईकॉस और फिर एन। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें अगर हम ई को हटा के आईकॉस और एन लिखें तो ये मोर अप्रोप्रिएट IUPAC है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो भी सही है, बट मोर अप्रोप्रिएट जो IUPAC लिखा जाता है विथ रूल्स वो ये है। ऐसे 21 के लिए वो क्या हो जाएगा, हेन आईकॉस और फिर एन। तो वर्ड रूट पार्ट को समझो और प्राइमरी सफिक्स को समझो, और इस केस में भी हम इस ई को हटा सकते हैं। ठीक है, आईकॉस का ये ई हटाया जा सकता है, ट्राई आईकॉस का ये ई हटाया जा सकता है। जैसे अब 30 लिखना है तो ये ट्राई अकाउंट होता है, तो ट्राई अकाउंट और फिर एन लगा दिए, है ना। 40 लिखना है तो टेट्रा अकाउंट और फिर क्या लगा दिए, एन लगा दिए। तो ये सारे के सारे एल्केन के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें केवल वर्ड रूट पार्ट है और एन पार्ट है। देखो अब आते हैं कुछ कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग में यहां पर एल्केन का एन पार्ट हटा देंगे हम, एन, और वाई फिर एलियन लगा देंगे, तो ये एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्काइलीन। ठीक है, और IUPAC में क्या करेंगे, कॉमन नेम में हमने ये किया, IUPAC में क्या करेंगे, एल्केन का एन पार्ट हटाकर इन लगा देंगे, तो एल्कीन। तो ये मैं जो एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ ये एल्कीन के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसका IUPAC कैसे लिखते हैं और उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो मैंने ऊपर यहाँ पे समझाया, और एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये सबसे छोटा एल्कीन है, 2 कार्बन का है, तो उसका IUPAC कैसे लिखेंगे, एथ पार्ट वर्ड रूट हो गया और इन पार्ट उसका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। ऐसे 3 कार्बन के लिए प्रो पार्ट वर्ड रूट हो गया, इन पार्ट क्या हो गया इसका, प्राइमरी सफिक्स। अब जैसे ये 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन में फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड,
तो ये ब्यूट 1 इन का कहने का मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन 4 कार्बन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस बार ये सेकंड पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा ब्यूट वर्ड रूट और सेकंड पोजीशन पे इन है, ये हमने दिखाया। जैसे मान लो कि फर्स्ट कार्बन पे ये 5 कार्बन का है पेंट और 1 पर क्या है इन, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन। ऐसे ही पेंट में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, और ये हेक्स हो गया, इसमें फर्स्ट कार्बन पे है तो हेक्स 1 इन, और ये हेक्स पार्ट 6 कार्बन आप काउंट कर लो, और सेकंड कार्बन पे लेकिन डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन, और इसमें थर्ड पे है तो हेक्स 3 इन। तो ये IUPAC है। बट कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ बताया ना मैंने कि जैसे 2 कार्बन का था तो 2 कार्बन के लिए एथ लिख लो आप। अब उसके बाद क्या लगाना है वो मैंने यहाँ समझाया है कि एन पार्ट हटाकर वाइलिन लगाना है, तो ये हो जाएगा एथ, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे आइलिन, ठीक है ना। तो एथाइलिन ऐसा कॉमन नेम हो गया। ऐसे प्रोपाइलिन, ऐसे ब्यूटाइलिन। बोलोगे अल्फा क्यों लगाया सर, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना तो उसको 1 को अल्फा शो करते हैं कॉमन नेम में, तो ब्यूटाइलिन अल्फा लगा दिया हमने। ऐसे ही ब्यूटाइलिन, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड तो उसको बीटा ब्यूटाइलिन कहेंगे। क्लियर है। ऐसे ही देखो ये पेंटाइलिन है और अल्फा लगाने का मतलब है फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। पेंटाइलिन, पेंटाइलिन कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं ये, और बीटा लिखने का मतलब है कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ऐसे ही हेक्साइलिन 6 कार्बन का है, अल्फा लगाने का मतलब है फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, हेक्साइलिन 6 कार्बन का है, बीटा लिखने का मतलब है सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, हेक्साइलिन 6 कार्बन का है, गामा लिखने का मतलब है थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से कॉमन नेम लिखा जाता है। तो IUPAC और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे एल्कीन्स के लिए, ये मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। देखिए CH4 एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, मिथेन। मिथ पार्ट वर्ड रूट है, एन पार्ट क्या है इसका प्राइमरी सफिक्स। अब इमेजिन करो कि तुमने CH4 का एक H हटाकर क्या यहाँ पे एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया, तो ये CH3 पार्ट और साथ में ये बॉन्ड क्या हो गया इसका फ्री। तो जब आप कोई एक वैलेंसी उसकी फ्री करते हैं, वैलेंसी फ्री करने का मतलब है कोई बॉन्ड आपने उसका फ्री कर दिया है, तो मेथ के साथ इसमें आप एन हटाकर YL लगा देंगे तो ये मिथाइल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये जो CH3 और एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया गया है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे मिथाइल, एन हटा के YL। अच्छा मान लो एक और H हटा दिया मैंने, अब इसके मैंने 2 बॉन्ड फ्री कर दिए, 2 बॉन्ड इसके फ्री कर दिए, तो अब ऐसे में ये मेथ के बाद क्या लिखा जाएगा पता है, YL लिखा जाएगा, साथ में क्या लिखा जाएगा आइडीन लिखा जाएगा साथ में। ठीक है ना। तो देखो यहाँ एन था, एन को हटाकर क्या लगाया YL, जब 2 बॉन्ड फ्री हो गए तो YL के बाद भी क्या लग गया आइडीन। तो देखो ये मीथेन था, ये मिथाइल हो गया और ये मिथाइलिडीन हो गया, मिथाइलिडीन। ठीक है। वैसे ही ये CH3 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, फुल फ्लेज्ड मॉलिक्यूल है, एथेन है ये। लेकिन अगर मैंने इसका ये यहाँ से कार्बन का H हटाकर एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया मैंने यहाँ पे CH2 और एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो अब ये इथाइल कहलाएगा। और एक और H हटा के मैंने 2 बॉन्ड फ्री कर दिया, इसका 2 बॉन्ड फ्री कर दिया मैंने इस टर्मिनल पे, तो अब ये इथाइलिडीन कहलाएगा। तो इसको लिख कैसे रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताऊँ फिर से कि देखो यहाँ पर हम करते क्या है, एन पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एन पार्ट है ना एल्केन का एन, जब एक बॉन्ड फ्री करते हैं उसका H हटाकर तो उस एन के बदले क्या लगाते हैं YL, और जब 2 बॉन्ड फ्री कर देते हैं, है ना, जब 2 बॉन्ड फ्री कर देते हैं तो फिर आइडीन और लगा देते हैं। ठीक है, तो एल्काइलिडीन बन जाता है। तो देखो मैं अगर जनरल में लिखूं तो वो एल्केन था एक तरह का। ठीक, एक H वहां से हटा, आपने रिमूव किया तो वो क्या बन गया एल्काइल, एन हटा के YL। फिर आपने एक और H रिमूव किया तो वो एल्काइलिडीन बन गया। क्लियर है, ये चीज़ें आपको कॉमन नेम में हेल्प करेंगी। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 है, ये प्रोपेन है। मैं अगर इसका इस कार्बन का एक H हटाकर
एक बॉन्ड इसका फ्री कर दूं इस पॉइंट पे, तो अब वो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। और एक और H हटा दूं और 2 बॉन्ड इसके फ्री कर दूं, तो अब वो प्रोपाइल इडीन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ एन को हटाकर क्या लिखा गया, YL, और साथ में YL के क्या जोड़ दिया गया, आइडीन। तो एल्केन, एल्काइल, एल्काइलिडीन, यानी प्रोपेन, प्रोपाइल, प्रोपाइलिडीन। इसको अच्छी तरह समझ लो, कॉमन नेम में हेल्प करेगा। अच्छा मान लो ये क्या है, ये इथीन है, ये तो फुल फ्लेज मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। लेकिन अगर मैं इसका एक H यहाँ से हटाकर एक बॉन्ड इसका फ्री कर दूं, मैंने एक H हटाया और एक बॉन्ड इसका क्या कर दिया, फ्री कर दिया, किसी के साथ ऐड करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, तो अब ये एक ग्रुप बन गया। ये पूरा एक मॉलिक्यूल था इथीन, बट अब ये एक ग्रुप बन गया। ग्रुप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लास्ट वाला केवल ई हटाते हैं बस, और YL लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ई हटाकर YL, तो वो इथीन था, अब वो इथिनाइल हो गया, इथिनाइल। एक बात और, इथिनाइल को कॉमनली विनाइल भी कहते हैं, तो ये मैंने अलग से लिखा है कि विनाइल भी यूज करते हैं, ध्यान देना। बाकी सिस्टमेटिक वे में हम उसको इथिनाइल कहेंगे। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसको हम एज अ मॉलिक्यूल प्रोपीन कहते हैं, 3 कार्बन का है और एल्कीन है, प्रोपीन। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, अगर मैंने इसका एक H हटाया और एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया, तो इसको हम एक ग्रुप कहेंगे। बट कौन सा ग्रुप कहेंगे, तो ध्यान से देखो, ये हो गया, क्या करते हैं, अगर ये यहाँ से फ्री कर रहे हो तो इसको तुम फर्स्ट कार्बन कह रहे हो, ये सेकंड कार्बन है, तो मतलब इस वाले पॉइंट से सेकंड कार्बन पर ईन है, तो प्रोप के सेकंड कार्बन पे ईन है, और लास्ट का ई हटाकर क्या लगा दिया, YL, क्योंकि ये तो ग्रुप है ना भाई। ग्रुप वाले केस में हम लास्ट का ई हटाते हैं और क्या लगाते हैं, YL। ध्यान देना, ये 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जिस कार्बन का मैंने बॉन्ड फ्री किया है उस कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए प्रोप टू इनाइल। इमेजिन करो कि इस वाले कार्बन की जगह मैं इस वाले कार्बन का H हटाता तो क्या होता। तो देखो मैंने इस बार यहाँ पर पहले वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन का एक H हटाकर एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया है, तो मैं इसे एज अ ग्रुप लिखूंगा। कौन सा ग्रुप लिखूंगा, बोलोगे 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और आप इसी कार्बन का ग्रुप फ्री कर रहे हो, यानी 1 पर ईन, लेकिन एज अ ग्रुप है तो लास्ट का ई हटा के YL, तो ये जगह प्रोप 1 इन आइल, यानी प्रोपिनाइल कह सकते हैं इसको, प्रोपिनाइल। ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, प्रोपिनाइल। तो याद रखना, एल्केन से जब बनता है एक कार्बन, मतलब एक कार्बन से एक H हटके जब बनता है ग्रुप, तो उसको हम एल्काइल कहते हैं, पूरा एन हटा के YL लगा देते हैं। और एल्कीन से जब बनाते हैं एक H रिमूव करके, तो उसमें हम लास्ट का केवल ई हटा के YL लगाते हैं, एल्किनाइल टाइप में। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉमन नेम, वो हमको हेल्प करेगा यहाँ पे इसके कॉमन नेम को स्टडी करने में। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लो ये हमको पहला मॉलिक्यूल दिया है, ये क्या है, आपको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और ये क्या है, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन है इसमें। अच्छा, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C, ये तुमको जो पार्ट नज़र आ रहा है ना, कॉमनली इसको हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, और उसको छोड़कर जो एक कार्बन नज़र आ रहा है, तुमने अभी पढ़ा, एक कार्बन का अगर ग्रुप आप बनाओगे तो उसको मिथाइल कहोगे। तो ये वाला पार्ट जो है, कौन सा पार्ट है, CH3 पार्ट है, मिथाइल पार्ट है। और ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C पार्ट है, इसको कहते हैं एसिटाइलिन। तो जब कॉमन नेम इसका लिखेंगे तो वो क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, बट IUPAC आप जानते हो कि 3 कार्बन का है और एल्काइन है, तो ये हो जाएगा प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पे तो आइन, प्रोप आइन। क्लियर है भाई, ये कॉमन नेम है मिथाइल एसिटाइलिन, और ये IUPAC है। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एसिटाइलिन पार्ट हो गया है ना, एसिटाइलिन। और उसको छोड़ दो यहाँ से, तो 2 कार्बन और लगे हुए हैं ये, तो ये 2 कार्बन का जो पूरा एज अ ग्रुप है वो क्या है, इथेन से बना हुआ इथाइल कहलाएगा। तो कॉमन नेम हम इसको इथाइल कहेंगे, ठीक, और इसको एसिटाइलिन कहेंगे, यानी कि इथाइल लगा हुआ है
अटैच्ड है एसिटाइलिन से। ठीक, आईयूपीएसी आप जानते हो कि 4 कार्बन है, पहला वाला ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। भाई देखो, बॉन्ड लाइन रोटेशन को अच्छी तरह देख लो, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो उसी लिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ब्यूट, और 1 पे क्या है तो आयन। क्लियर है। अच्छा, जैसे अब अगला देखें तो इसमें ये फर्स्ट हो गया कार्बन, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, और ये 4। ठीक है, ये मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ उस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये हो गया CH3 ग्रुप। ठीक, फिर ये C, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर ये CH3, ऐसा है ये। अब बताओ इसको हम कैसे कॉमन नेम लिखें। तो बोलोगे अभी तो हमने सीखा ना कॉमन नेम लिखना, कि ये जो पार्ट है पहला वाला, ये मिथाइल है ना, मिथाइल पार्ट है, देखो ये वाला, ये पार्ट भी क्या है, मिथाइल पार्ट है, एक कार्बन का है। अच्छा, बीच वाला पार्ट क्या है, बीच वाला पार्ट क्या है, तो बोलोगे ये जो है, देखो बीच वाला पार्ट एसिटाइलिन पार्ट है। ठीक है, तो मिथाइल पार्ट और बीच वाला एसिटाइलिन पार्ट, उसको कैसे लिखेंगे हम, बोलोगे 2 मिथाइल लगे हुए हैं टर्मिनल पोजीशन पे, डाइमिथाइल एसिटाइलिन पार्ट, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका। ठीक है, और आईयूपीएसी में ब्यूट 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे आयन लगा हुआ है, तो ब्यूट 2 आयन। ठीक है, अब जैसे अगला वाला केस है, इसमें भी 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, सॉरी 4 नहीं 5 है इसमें, 1 2, ये 3, ये 4, और ये 5 कार्बन है। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखें, बोलोगे ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, ये एसिटाइलिन पार्ट है, और ये 3 कार्बन का जो पार्ट है ये प्रोपाइल पार्ट कहलाएगा, प्रोपाइल। तो इसको हम लिखेंगे एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल पार्ट है ये, 3 कार्बन का एकदम सीधा सीधा नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं, तो एन प्रोपाइल पार्ट और एसिटाइलिन, तो ये कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल एसिटाइलिन। ठीक है, आईयूपीएसी में 5 कार्बन का है और 1 पे इसमें आयन लगा है, तो ये पेंट 1 आयन हो जाएगा, या 1 हाफ हटा भी सकते हो आप, केवल पेंटाइन भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें देखो ये हो गया फर्स्ट कार्बन पार्ट, ये सेकंड कार्बन पार्ट, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये 5th कार्बन, 5 कार्बन है इसमें। हाँ, अब देखो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन। अच्छा, बाकी इधर मिथाइल पार्ट है एक तो, और इस वाले टर्मिनल पे क्या है, इथाइल, तो ये मिथाइल, ये इथाइल, और ये एसिटाइलिन। तो इसको कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, देखो ई पहले आता है, तो यहाँ लिखते समय हम अल्फ़ाबेटिकली ध्यान देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस को, तो ई पहले आता है, तो इथाइल, फिर मिथाइल, फिर एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को आप हमेशा बाद में रखेंगे, उसके पास जो लगे हुए हैं दोनों तरफ, उसको आप आगे लिखेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था, दोनों के दोनों इस वाले में मिथाइल मिथाइल थे, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। ठीक है, जो थर्ड केस था, तो यहाँ आपने उसको क्या लिखा, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, बट यहाँ पे क्या है, इथाइल है और मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन लिखेंगे इसको आप। अच्छा, आईयूपीएसी लिखेंगे तो आप देख रहे हो 5 कार्बन उसमें लगे हुए हैं, और सेकंड पोजीशन पे इसमें आयन लगा हुआ है, तो पेंट 2 आयन। इसी तरह इसमें अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये 5th कार्बन, और ये 6th कार्बन है, तो 6 कार्बन है, और ये वाला पूरा पार्ट जो है एसिटाइलिन है, और बाकी जो 4 कार्बन एक के बाद एक लगे हैं वो एक तरीके से ब्यूट से बना हुआ ब्यूटाइल कहलाएगा, और एकदम सीधा सीधा लगा हुआ है तो उसको नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल एसिटाइलिन। ठीक है, और आईयूपीएसी लिखेंगे तो हेक्स, और 1 पे क्या लगा है, इन, तो हेक्सीन इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इट्स नॉट इन, इट्स आयन, तो ये करेक्ट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो है आयन हो जाएगा, हेक्स 1 आयन। क्लियर है, हेक्स 1 आयन। क्लियर है, तो यहाँ मैंने आप लोगों को कॉमन नेम और आईयूपीएसी बताया एल्काइंस के बारे में। आगे अगर डिस्कस करें कुछ और एग्जांपल्स के साथ, तो हम ऐसे देखेंगे, देखिए ये मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, फिर यहाँ पे कॉमन नेम डिस्कस किया है, और ये आईयूपीएसी है, वही जो एल्काइन हमने पीछे डिस्कस किया, 2 कार्बन का एल्काइन है तो वो क्या कहलाएगा, एथिआइन, और ऐसे क्या कहेंगे उसको कॉमन नेम में एसिटाइलिन,
क्योंकि वो केवल सी ट्रिपल बॉन्ड सी पार्ट है। अच्छा यहाँ पे क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और साथ में मिथाइल है, तो ये हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन, और अगर आप IUPAC लिखेंगे तो प्रोपाइन आ रहा है। इसी तरह ये एसिटाइलिन और ये इथाइल पार्ट है, 2 कार्बन है इसमें, तो ये हो जाएगा इथाइल एसिटाइलिन, और 4 कार्बन है और फर्स्ट पे तो 1 आइन ब्यूटाइन। इसी तरह से ये मिथाइल, मिथाइल अभी डिस्कस किया हमने, मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल दोनों तरफ, और ये एसिटाइलिन, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन, और IUPAC में ब्यूट, और 2 पे क्या है आइन। ठीक है, इसमें क्या है, ये एसिटाइलिन पार्ट है और ये फिर प्रोपाइल एन प्रोपाइल पार्ट है, तो एन प्रोपाइल एसिटाइलिन, और 5 कार्बन का है और 1 पे आइन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं। इसमें ये एसिटाइलिन पार्ट है, दोनों तरफ ये इथाइल पार्ट इधर और इधर मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन पे लगे हैं, इस तरीके से कॉमन नेम लिखा जाता है, और वो पेंट, और 2 पे क्या है आइन। यहाँ पर ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल एसिटाइलिन, एन ब्यूटाइल एसिटाइलिन हेक्स 1 इन। ये फिर से मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये होगा यहाँ आइन। ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर क्या है आइन है ये। ठीक है, वाई एन ई नहीं है वो, वाई एन है वो, स्लाइड्स बनाते समय यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे देखें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हेक्स 1 आइन। ठीक है, कॉमन नेम में क्या हो जाएगा एन ब्यूटाइल एसिटाइलिन। अच्छा इस वाले केस में क्या है, ये हो जाएगा एसिटाइलिन, और इधर मिथाइल लगा है, इधर क्या लगा है एन प्रोपाइल, तो ये मिथाइल पार्ट हो गया एक तरफ क्या हो गया प्रोपाइल पार्ट, एन प्रोपाइल एसिटाइलिन, और वो 6 कार्बन का है और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन। इसी तरह इसमें भी 6 कार्बन है और थर्ड पोजीशन पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हेक्स 3 आइन IUPAC हो जाएगा इसका। और देखो दोनों तरफ इसमें इथाइल लगा है, इधर भी 2 कार्बन का कंटेंट, इधर भी 2 कार्बन का कंटेंट, और बीच में एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन में दोनों तरफ 2 कार्बन का कंटेंट लगा हुआ है, यानी इसको कहेंगे डाई इथाइल एसिटाइलिन, दिस इज कॉमन नेम। ठीक, देखो जब मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखा गया है कि 6 कार्बन है इसमें, देखो 6 कार्बन है और साइकिल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई 6 हैं तो हेक्स हो जाएगा, और सारे सिंगल है तो एन हो जाएगा, और साइक्लिक लगा हुआ है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, तो इसका जो नाम आएगा वो साइक्लोहेक्सेन आएगा। क्या नाम आएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ उसको देखो, साइक्लोहेक्सेन में क्या है, हर कार्बन पर अगर देखें तो 2 बॉन्ड है ना भाई, आपको समझाया गया ना बॉन्ड नोटेशन में कि एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो केवल 2 बॉन्ड शो किए गए हैं, तो यहाँ पे आप 2 क्या मान लेंगे H उस पे लगे हैं, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा इमेजिन करो मैं यहाँ से अगर एक H को रिमूव कर दूँ तो इसका एक बॉन्ड मैंने फ्री कर दिया, तो ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, ये क्या कर दिया मैंने, एक बॉन्ड इसका फ्री कर दिया। अच्छा मैंने दोनों H को रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पे दोनों बॉन्ड क्या कर दिए, फ्री कर दिए, मतलब यहाँ पे अभी भी एक H लगा हुआ है लेकिन एक बॉन्ड इसका फ्री हो चुका है, यहाँ पे इसके दोनों बॉन्ड क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुमको समझाया था कि जो एल्केन होता है, जब एक बॉन्ड आप फ्री करते हो तो एन की जगह क्या लिखते हो, YL लिखते हो, एल्काइल पार्ट है ना, और जब 2 बॉन्ड उसको फ्री कर देते हो सेम पोजीशन से तो एल्काइल इडीन, याद रखना सेम पोजीशन से, तो एल्काइलिडीन। तो ये साइक्लोहेक्सेन का ए हटा के हम अगर देखें तो ये कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल, और 2 बॉन्ड फ्री कर दिए ना आपने इस कार्बन पोजीशन पे, तो आप इसे क्या कहेंगे, लास्ट में इडीन लगाकर साइक्लोहेक्साइलिडीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल था ये, आपने एक बॉन्ड फ्री करके किसी कार्बन पर एक इसको ग्रुप बना दिया साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और यहाँ पे दोनों बॉन्ड फ्री करके इसको ग्रुप बना दिया साइक्लोहेक्साइलिडीन ग्रुप। ठीक, ऐसे देखो ये इथाइन है, एज अ मॉलिक्यूल ये इथाइन है, लेकिन अगर मैं इसका एक बॉन्ड यहाँ H हटा दूं और एक बॉन्ड इसका फ्री कर दूं, अब ये ग्रुप हो चुका है, और इसमें भी क्या करना है, लास्ट का E हटा के YL लगा देना है, तो ये हो जाएगा इथाइन से बना हुआ इथाइनाइल ग्रुप, एज अ ग्रुप ये कहलाएगा इथानाइल ग्रुप। ठीक, अच्छा ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो बोलोगे ये तो प्रोपाइन है, 3 कार्बन है तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन प्रोपाइन। अगर मैंने इसका CH वाला एक H हटाकर इसको एज अ ग्रुप बना दिया, एक H हटा दिया, अब ये एज अ ग्रुप
हो गया, किसी से अटैच कर सकते हैं इसको, तो क्या कहें इसको? बोलोगे ये लास्ट का ई हटा दो और वाई लगा दो, तो प्रोपाइन से बना हुआ प्रोपाइनाइल कहलाएगा ये। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मैं इस H के बदले पहले वाले का इधर वाला H हटाता तो इसे मैं क्या कहता? तो अब हमारा इंटरेस्ट है कि अगर मैं इस वाले कार्बन का एक H हटाकर एक बॉन्ड फ्री करूंगा तो क्या ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे? तो बोलोगे नहीं, ये दोनों ग्रुप सेम तो नहीं है, तो उसका दूसरा कुछ नाम होगा। क्या होगा? देखो, 3 कार्बन का है, बिल्कुल है, प्रोप है, और जिस पे तुमने H हटा के बॉन्ड फ्री किया है वो फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा, तो 2 पे आइन माना जाएगा। ठीक है? और क्योंकि ये बॉन्ड फ्री करके एज अ ग्रुप है तो ये लास्ट में YL लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या था? फर्स्ट कार्बन पे जहाँ पे तुमने बॉन्ड फ्री किया था फर्स्ट कार्बन पे ही वो ट्रिपल बॉन्ड था, इसीलिए आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप 1 आयनाइल, तो 1 आपने हटा दिया, बट यहाँ पर ये फर्स्ट पे आपने फ्री किया है, सेकंड पे ट्रिपल है, तो वो दिखाना पड़ेगा आपको कि सेकंड पे क्या है? वाइनाइल, तो ये प्रोप 2 वाइनाइल कहलाएगा। ये था प्रोपाइनाइल। एक बात ध्यान देना कि प्रोप 2 आयनाइल को हम प्रोपर गाइल भी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल इससे पहले बताया था कि जो इथिनाइल होता है उसको विनाइल भी कहते हैं। इथिनाइल को हम क्या कहते हैं? विनाइल। इथेनॉल याद आ रहा है क्या था? CH2 डबल बॉन्ड, इसका एक H हटाकर ये ग्रुप था इथिनाइल, इसको हमने विनाइल कहा। अच्छा, ये पूरा ग्रुप जो है एज अ ग्रुप, ये पूरा ये कहलाएगा प्रोप 2 आयनाइल, और इसको प्रोपर गाइल कहते हैं। ये प्रोपर गाइल नहीं है, ये केवल प्रोपाइनाइल है, बट ये प्रोप 2 आयनाइल प्रोपर गाइल ग्रुप है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मान लो कि मिथाइल क्या है बताओ? बोलो कि मिथाइल CH3 ग्रुप को मिथाइल कहते हैं। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि मिथाइल क्लोराइड लिख के दिखाओ तो क्या करोगे? बोलोगे मिथाइल पार्ट के साथ आप Cl जोड़ दो, ये हो गया, ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड पार्ट। इथाइल क्या होता है? इथाइल होता है CH3 CH2 और ये बॉन्ड फ्री हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इथाइल ब्रोमाइड लिखो, चलो कॉमन नेम है, इथाइल ब्रोमाइड लिखो, तो कहोगे इथाइल के साथ आप Br जोड़ दो, इथाइल के साथ आप Br जोड़ दो, तो ये इथाइल ब्रोमाइड नाम हो गया इसका। ठीक है? ऐसे ही प्रोपाइल क्या होता है? तो प्रोपाइल में ये 3 कार्बन का N प्रोपाइल कहलाता है, नॉर्मल प्रोपाइल। 3 कार्बन का और एक आप इसका H हटा के बॉन्ड फ्री कर दिए तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोपाइल आयोडाइड लिखो, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड लिखो, तो आप कहोगे प्रोपाइल के साथ आप I जोड़ दो। तो ये मैंने जो आपको भी एल्काइल लिखना सिखाया वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप उसके साथ कॉमन नेम लिख सकते हो। जैसे ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ये सब कॉमन नेम है। ठीक है? ऐसे ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल में अगर बीच वाले कार्बन से आप H फ्री करोगे, ठीक है, 3 कार्बन का था ये, अगर आप टर्मिनल से फ्री करोगे तो वो नॉर्मल प्रोपाइल है, लेकिन उसी 3 कार्बन में बीच वाले से H हटाकर इसको फ्री करोगे बॉन्ड को, तो प्रोपाइल ये भी है बट इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। ठीक है? अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि आइसोप्रोपाइल पे मान लो मैंने लगा दिया NH2, इसके लिए हम लिखते हैं एमीन। NH2 ग्रुप क्या कहलाता है? एमीन ग्रुप कहलाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक? तो ये क्या है? बोलोगे देखो ये जो पार्ट यहाँ लिखा गया है ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा कॉमन नेम में, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि बीच वाले पे फ्री किए हो ना, और वहीं अगर तुमने टर्मिनल पे फ्री किया होता तो ये होता नॉर्मल प्रोपाइल। ये पार्ट क्या था? नॉर्मल प्रोपाइल। बीच से फ्री करोगे तो क्या कहोगे? आइसोप्रोपाइल। तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एल्काइल ग्रुप्स और उससे रिलेटेड कॉमन नेम स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो है ब्यूटेन। देखिए ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक फुल फ्लेज्ड मॉलिक्यूल है, ये कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन हाँ, इससे अगर कोई ग्रुप बनेगा तो कैसे बनेगा, तो उसको ध्यान दो। ये जो फर्स्ट वाला CH3 और फोर्थ वाला CH3 है, ये दोनों एक जैसा है, और बीच वाला CH2 CH2 एक जैसा है। मतलब इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है। एक तो ये वाला फर्स्ट प्राइमरी कार्बन हो गया CH3 वाला, और एक हो गया सेकेंडरी कार्बन ये CH2 वाला। तो इससे हम 2 तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मान लो मैंने सेकेंडरी कार्बन ये जो है इसका एक H हटा के एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो इसको हम लोग ब्यूटेन से बना हुआ ब्यूटाइल कहेंगे, लेकिन सेकेंडरी पोजीशन से फ्री हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है ये। तो इसको हम लोग कहेंगे
सेक ब्यूटाइल यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, जैसे अगर मैं से पूछा जाए कि वहाँ पे हमने OH लगा दिया तो इसको क्या लिखें, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा जाएगा। कॉमन नेम डिस्कस कर रहा हूँ मैं, यानी जो मॉलिक्यूल आपके सामने है जिसमें कि ये ब्यूटाइल पोर्शन, सेकेंडरी ब्यूटाइल पोर्शन और यहाँ OH यानी अल्कोहल, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अच्छा, इसी से अगर मैंने एक H हटाकर टर्मिनल पोजीशन से एक बॉन्ड फ्री कर दिया तो ये ब्यूटेन से बना हुआ ब्यूटाइल तो है, लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। ये कैपिटल N नहीं स्मॉल n होना चाहिए, मिसप्रिंट है थोड़ा। ये नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो आप ब्यूटाइल लिख लो, नॉर्मल ब्यूटाइल, और वहाँ पे H हटा के Cl लगा दो, तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, इट्स कॉमन नेम। ठीक, तो जरा मैं समअप कर दूं कि देखो 1 2 3 4, अगर आपने 4 कार्बन इस तरीके से लिए हैं और टर्मिनल पोजीशन का आपने एक H हटाकर बॉन्ड फ्री किया है यहाँ कुछ भी लगाने के लिए, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ब्यूटाइल कहलाता है, नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाता है। और यहाँ आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो फिर आगे, तो यहाँ Cl लगा दोगे तो वो N ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा, Br लगा दोगे तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, OH लगा दोगे तो N ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा, NH2 लगा दोगे तो N ब्यूटाइल एमाइन कहलाएगा। ठीक है, और देखो इसी में मैंने बताया कि जो सेकंड पोजीशन होती है सेकेंडरी ये वाली, इससे अगर तुम H हटा के कुछ लगा दोगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये जो ग्रुप है इतना पार्ट ये सेकेंडरी ब्यूटाइल पार्ट है। अब यहाँ अगर तुम Cl लगा दोगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा, Br लगा दोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहलाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हम इसको IUPAC की तरह देखें तो ये जो है अगर कितना इसमें 1 पे मिथाइल लगा हुआ पार्ट है और प्रोपाइल, इसको ये भी कह सकते हैं। मतलब इस पॉइंट से देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट में 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोपाइल पार्ट, और ये अलग से लगा हुआ है 1 मिथाइल, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरीके से लिखना, इसको हम IUPAC में सीखेंगे। ठीक है, ये कोई इशू नहीं है फिलहाल, हमारा मेन पॉइंट है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ये कहलाएगा ये पोजीशन। अच्छा, 4 कार्बन अगर इस तरीके से अटैच्ड हैं, ये कार्बन, ये मिडिल, ये बीच वाला 2 कार्बन, ये 3 और ये 4, तो ये भी ब्यूटाइल कहलाता है, बट ये आइसो ब्यूटाइल पोजीशन कहलाती है इधर। ठीक है, तो यहाँ अगर कुछ भी लगा दोगे तो फिर वो आइसो ब्यूटाइल के फॉर्म में कहलाएगा कॉमन नेम। और वही 4 कार्बन अगर ऐसे अटैच्ड हैं, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ से अगर डायरेक्टली ऐसे अटैच्ड हैं, और ये 3 कार्बन से अटैच्ड टर्शरी पोजीशन है, तो अगर तुम इसका यहाँ पर कुछ भी H हटाकर ग्रुप लगाते हो तो वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। यानी आपको 4 ब्यूटाइल ग्रुप पता रहने चाहिए। N ब्यूटाइल क्या होता है, सेक ब्यूटाइल क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल पोजीशन कौन सी है, और टर्शरी ब्यूटाइल पोजीशन कौन सी है, ताकि आप कॉमन नेम बता सकें। बताओ आइसोब्यूटेन मॉलिक्यूल क्या है। आइसोब्यूटेन तो इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन है इसमें, CH3 CH3 CH CH3। इसको अगर IUPAC लिखेंगे तो वो जाएगा, देखो 3 कार्बन है ये, तो ये हो जाएगा प्रोप, सारे सिंगल है तो एन, प्रोपेन। और इसमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है एज अ ग्रुप, इसको मेन चेन इसको मान लेंगे, लंबी चेन प्रोपेन, और ये हो जाएगा मिथाइल पार्ट, तो इसको 2 मिथाइल प्रोपेन कह सकते हैं, ये इसका IUPAC है। और आइसोब्यूटेन कहना है इसको, कॉमन नेम है इसका। अब इससे अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो मैं 2 तरह ग्रुप बना सकता हूं। एक तो देखो ये जो तीनों CH3 हैं एक जैसे हैं, इनका H हटा के मैं ग्रुप बना सकता हूं, और एक बीच वाले का H हटा के मैं ग्रुप बना सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस बीच वाले का H नहीं हटाया, मैंने जो टर्मिनल 3 CH3 थे उसमें से किसी एक CH3 का H हटा के एक बॉन्ड फ्री करके ग्रुप बना दिया। ठीक है ना, तो अगर मैं मान लो इसका बॉन्ड फ्री करके ग्रुप बना रहा हूं तो इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल कहते हैं। क्लियर है, तो आइसोब्यूटेन पहले समझ लो क्या है, और उससे फिर आइसोब्यूटाइल ग्रुप कैसे बनेगा। क्लियर। अब जैसे मान लो कि मैं इसी पोजीशन पे कुछ लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो ग्रुप था ये था आइसोब्यूटाइल, और वहाँ हमने एमीन ग्रुप लगा दिया, तो इसे कॉमन नेम में कहेंगे आइसोब्यूटाइल एमीन। अब देखो अगर मैं बीच वाला H हटा देता हूँ तो बीच वाला H हटाने पर ये टर्शरी पोजीशन है बीच वाली,
3 कार्बन से अटैच्ड है, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। ब्यूटाइल इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है अल्टीमेटली इस पूरे ग्रुप में, और जिस पोजीशन से अटैचमेंट है वो टर्शरी पोजीशन है, तो ये ग्रुप कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैं अगर वहाँ कुछ लगा दूँ, जैसे मैंने देखो ये CH3 और ये बीच वाला कार्बन, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, तो मैंने टर्शरी ब्यूटाइल पे OH यानी अल्कोहल लगा दिया, तो कॉमनली हम इसे कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? तो आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो ये मॉलिक्यूल पेंटेन कहलाता है, ठीक है। तो अब पेंटेन में भी हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ये जो पहला पोजीशन है प्राइमरी पोजीशन है, ठीक, और ये सेकेंडरी पोजीशन है। तो पहले तो आप ये समझो कि इसके हम 2 ग्रुप बना सकते हैं। मैंने पहले वाले पोजीशन से अगर H फ्री करके बॉन्ड फ्री कर दिया एक, तो इसको हम लोग नॉर्मल पेंटाइल कहेंगे। नॉर्मल यानी कि एकदम सीधी चेन में है, नॉर्मल पेंटाइल या सिंपली पेंटाइल कह सकते हैं। और पेंटाइल के लिए हम लोग कॉमनली एमाइल भी यूज़ करते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, अगर मैंने सेकेंडरी कार्बन का H हटा के बॉन्ड फ्री किया होता, ठीक है, तो ये भी पेंटाइल है, लेकिन अल्टीमेटली ये नॉर्मल पेंटाइल नहीं कहलाएगा। इधर से अगर फ्री है तो ये सेकेंडरी पेंटाइल कहलाएगा, या पेंटाइल के बदले एमाइल यानी सेकेंडरी एमाइल ग्रुप इसे कहेंगे। तो अगर मैं तुमको यहाँ 2 एग्जांपल दूं कि मैंने नॉर्मल पेंटाइल पोजीशन पे OH लगा दिया, तो क्या नाम है इसका? तो कहोगे इसका नाम है पेंटाइल अल्कोहल या एमाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो कहने का मतलब है तो ये पेंटाइल, लेकिन जिस पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है वो सेकेंडरी पोजीशन है। और आपको पता है कि अगर कॉमनली लिखा जाए तो हम इसे क्या लिखेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल पर क्या लगा रखा है? एमीन लगा रखा है। तो सेकेंडरी पेंटाइल एमीन, या पेंटाइल के बदले एमाइल भी लिख सकते हैं, तो सेकेंडरी एमाइल एमीन भी इसको लिखा जा सकता है। ये देखिए, पेंटेन के बाद ये जो मॉलिक्यूल इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। देखो आइसोपेंटेन में 4 कार्बन एक चेन में हो और एक सेकेंडरी पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो है तो ये 5 कार्बन का पेंटेन, लेकिन नॉर्मल पेंटेन नहीं है, इसको आइसोपेंटेन मॉलिक्यूल कहेंगे, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसमें भी हम ग्रुप बना सकते हैं, कैसे? तो आइसोपेंटेन पर अगर इस CH3 टर्मिनल से एक H हटाकर मैं बॉन्ड फ्री कर दूं, और ध्यान देना कि 2 CH3 टर्मिनल्स हैं, है ना, इस CH3 के जस्ट बगल में ये टर्शरी कार्बन है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम जो फ्री कर रहे हैं वो इस CH3 को फ्री कर रहे हैं अगर एक H हटाकर, तो इसको हम लोग आइसोपेंटाइल कहते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको इसमें कि ये वाला जो हमारा टारगेट CH3 था, इसका मैंने एक H हटाकर एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो ये जो पोजीशन है ना आइसोपेंटेन में, ये पर्टिकुलर पोजीशन आइसोपेंटाइल कहलाएगी, आइसोपेंटाइल। अगर मैं वहाँ कुछ लगा दूं, जैसे ये CH3 है ना, ये CH3 यहाँ वाला, फिर ये CH3 यहाँ वाला, ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन शो किया है, ये CH इधर हो गया, ये वाला CH2 इधर हो गया, ठीक है, और फिर ये वाला CH2 जहाँ से बॉन्ड फ्री है वो ये हो गया, तो यहाँ मैंने OH लगा दिया, तो मतलब मैंने कुल मिलाकर आइसोपेंटाइल पोजीशन पर OH लगाया है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा ये। अच्छा, ये नियोपेंटेन मॉलिक्यूल है। बोलोगे सर पेंटेन क्यों कह रहे हो उसको? क्योंकि देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और बीच वाला फिफ्थ, तो अल्टीमेटली है तो उसमें 5 कार्बन। कॉमनली इस तरह से अगर एक कार्बन से 4 अटैच्ड हैं तो इसको नियो कहते हैं कॉमन नेम में, ठीक है। अगर यही चीज़ एक पूरे स्ट्रेट चेन में थी तो उसको हमने कहा था नॉर्मल पेंटेन, ठीक। अभी जो ग्रुप ऊपर डिस्कस किया ये क्या था? आइसोपेंटेन, और ये है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में बीच वाले कार्बन पे H तो है नहीं, और जो ये चारों CH3 हैं एक जैसे हैं, तो इनमें से किसी भी एक CH3 का H हटाकर जब आप ग्रुप बनाओगे तो उसको हम लोग नियोपेंटाइल कहेंगे। तो मैंने उन चारों में से किसी एक को किया कंसिडर और उसका एक H हटा के बॉन्ड फ्री करा लिया, तो ये जो ग्रुप एज अ ग्रुप नियोपेंटाइल ग्रुप कहलाएगा। और मैं वहाँ नियोपेंटाइल पोजीशन पे अगर कुछ भी लगाऊंगा तो कॉमन नेम कैसे लिखूंगा मैं इसका? बोलोगे नियोपेंटाइल, जैसे मैंने Br लगाया तो ब्रोमाइड, Cl लगाऊंगा तो क्लोराइड, OH लगाऊंगा तो अल्कोहल, NH2 लगाऊंगा तो एमीन, तो नियोपेंटाइल के फॉर्म में वो लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे
हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया उसको मैं जल्दी से समाप्त कर दूं फटाफट। तो देखो, ये प्रोपेन है, आपको पता है जब आपने यहाँ से फ्री किया तो उसको आपने क्या कहा, नॉर्मल प्रोपाइल। आपने जब सेकेंडरी पोजीशन से फ्री किया, मतलब ये जो पोजीशन थी बीच वाली इस केस में, तो वो सेकेंडरी ना कहला के वहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ से दो ग्रुप्स बने थे। अच्छा, यहाँ से अगर फ्री किया था आपने तो आपने उसे कहा था एन ब्यूटाइल, है ना, एच हटाया था जब। और जब आपने इस वाले पोजीशन से एच हटाया था तो आपने उसे कहा था सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर था आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर था, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर। इस आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर में अगर आपने टर्मिनल CH3 को हटाकर ग्रुप बनाया तो उसको आपने आइसोब्यूटाइल नाम दिया, आइसोब्यूटाइल। और आपने जब ये टर्शरी पोजीशन से जब आपने H हटाया ये वाला, तो वहाँ से जो बना ग्रुप उसको आपने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नाम दिया। तो 4 ब्यूटाइल आपने पढ़ा। इसी तरह से इसके लिए आपने जब प्राइमरी से हटाया तो आपने उसको एन पेंटाइल ग्रुप नाम दिया। ठीक, मैं समअप कर रहा हूँ। और जब आपने सेकेंडरी से हटाया तो आपने उसको सेक पेंटाइल नाम दिया। पेंटाइल को एमाइल भी कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। और वही जो एन पेंटेन था उसको हमने जब इस तरीके से लिखा था तो वो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में इस पर्टिकुलर पोजीशन से जब हमने ग्रुप बनाया था तो वो आइसोपेंटाइल ग्रुप था। ठीक, और पेंटेन को इस तरीके से लिखना नियोपेंटेन कहलाता है। और नियोपेंटेन में किसी एक CH3 से जब H हमने हटाया तो जो ग्रुप बनाया हमने वो ग्रुप क्या था, नियोपेंटाइल। तो ये कुछ चीज़ों को मैंने समझ किया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अब जरा आइसो को थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है आइसो क्या है। तो देखो ध्यान से, आइसो प्रोपाइल में प्रोप में यानी 3 कार्बन होने चाहिए, तो आप क्या करो इसमें 2 कार्बन लिखो केवल, और यहां से अटैचमेंट शो कर दो, क्लियर। और फिर इस पोजीशन पे एक और कार्बन लगा दो। तो ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये कहलाती है आइसो प्रोपाइल पोजीशन। आइसो ब्यूटाइल में ब्यूट यानी 4, आप केवल 3 ही कार्बन लिखो, यहां से अटैचमेंट शो कर दो। और इसके दूसरे वाले टर्मिनल यानी इस वाले टर्मिनल से के बाद वाले पर एक कार्बन और लगा दो, तो ये 4 कार्बन हो जाएंगे। और ये वाली जो पोजीशन होगी ये ब्यूटाइल पोजीशन कहलाएगी। तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। आइसोपेंटाइल लिखना है, ट्रिक देखो, पेंट है तो आप केवल 4 ही कार्बन लिखो, यहां से बॉन्ड फ्री कर दो। और इस वाले टर्मिनल के जस्ट ऑपोजिट टर्मिनल के बाद वाले कार्बन पर एक कार्बन लगा दो ताकि वो पेंट बन जाए 5 कार्बन का। तो ये पोजीशन आइसोपेंटाइल कहलाएगी। आइसोहेक्साइल लिखना है, तो आइसोहेक्साइल में क्या है, हेक्स में 6 होते हैं लेकिन आप उसमें केवल 5 कार्बन लिखो। इधर से आप बॉन्ड फ्री कर दो, 5 कार्बन लिखे हो तो जहां से आपने बॉन्ड फ्री किया है उसके दूसरे टर्मिनल के बाद वाले कार्बन पर कार्बन लगा दो। तो अब ये हेक्साइल हो गया, लेकिन ये वाली पोजीशन आइसोहेक्साइल पोजीशन कहलाएगी। इसी तरह हेप्टाइल, तो हेप्टाइल में आप क्या करो, आइसोहेप्टाइल में आप पहले 6 कार्बन लिखो और यहां से आप बॉन्ड फ्री कर दो। ठीक है, मैं एच नहीं शो कर रहा हूं, आप बॉन्ड फ्री कर दो। अब ये 6 कार्बन का जहां से आपने बॉन्ड फ्री किया है उसके ऑपोजिट टर्मिनल के बाद वाले कार्बन पे कार्बन लगा दो। अब ये हेप्टाइल हो गया, बट ये जिस तरह का हेप्टाइल है उसमें इसको हम लोग आइसोहेप्टाइल कहेंगे। अब यहां अगर आप कुछ लगाते हो तो उस हिसाब से नाम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, Cl, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने क्या यहां लगा दिया, Br, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। जैसे इस केस में मैंने यहां पर इधर लगा दिया OH, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल अल्कोहल, है ना। जैसे इस केस में मैंने यहां लगा दिया NH2, तो ये हो जाएगा आइसोहेक्साइल एमीन। तो उसी तरीके से आइसो ग्रुप अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है। देखो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है जिसमें कि 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे अगर यहाँ से काउंट करें, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और फोर्थ पर एक मिथाइल। तो ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, लेकिन जब हम आइसो ऑक्टाइल की बात करते हैं, आइसो ऑक्टाइल, तो वो जो मैं ट्रिक अभी आपको समझाया उसी हिसाब से आप इसको लिखोगे। कैसे बोलोगे कि ऑक्ट है ना, तो आप 7 कार्बन लिखो, 8 नहीं, आप एक कार्बन कम कर दो। तो आपने पहले क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, और किसी एक टर्मिनल को आप फ्री कर दो
ठीक, और जिसको आपने फ्री किया है उसके ऑपोजिट वाले कार्बन के जस्ट बगल में कार्बन लगा दो। अब ये हो गया पूरा आइसोऑक्टाइल, यानी ये पोजीशन आइसोऑक्टाइल कहलाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नाम बताओ, कॉमन नेम बताओ, ये सी लिखा मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया OH। मैं पूछूं तो कॉमन नेम बताओ, तो तुमको समझ में आना चाहिए ये जो 7 कार्बन हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक और कार्बन, टोटल 8 कार्बन हो गए। ये पोजीशन आइसो पोजीशन कहलाती है, जिसके जस्ट ऑपोजिट टर्मिनल के बगल वाला टर्शरी होगा, ये पूरी ओवरऑल कहलाएगी आइसोऑक्टाइल। तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोऑक्टाइल एल्कोहल। ठीक है, तो आइसोऑक्टाइल पोजीशन और आइसोऑक्टेन के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन आपको आज के बाद यहाँ से नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन आइसोऑक्टाइल को हम जैसे मैंने ट्रिक पीछे समझाई वैसे ही अप्रोच करेंगे। और बातें सुनो, डबल बॉन्ड वाली पोजीशन C डबल बॉन्ड C के बगल में जो कार्बन होता है उसको एलाइल कार्बन कहते हैं। तो ये जो फ्री कर दिया हमने इसको एलाइल ग्रुप कहेंगे, एलाइल ग्रुप। यानी कि अगर मैंने इस एलाइल पोजीशन पे OH लगा दिया, एलाइल पोजीशन में पहले भी समझा चुका हूँ कि डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन, टाइप्स ऑफ कार्बन मैंने पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में। तो यहाँ पर ये एलाइल एल्कोहल कहलाएगा, एलाइल पोजीशन। और विनाइल भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल है, तो यहाँ का H हटाकर ये जो ग्रुप बना, कौन सा ग्रुप बना? विनाइल ग्रुप बना। तो विनाइल पोजीशन पे OH लगा दिया मैंने, तो इसे क्या कहेंगे? कॉमन नेम में विनाइल एल्कोहल। हम कॉमन नेम को स्टडी कर रहे हैं, याद रखना, IUPAC नहीं इसमें देख रहे हैं फिलहाल, IUPAC में भी अगले लेक्चर में शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने बताया था कि इस कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन के एक बॉन्ड को फ्री किया आपने, तो इसको एज अ ग्रुप आप साइक्लोहेक्साइल ग्रुप कहते हैं, साइक्लोहेक्साइल। तो अगर मैंने वहां मान लो I लगा दिया तो उसको मैं साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड कहूंगा, कॉमन नेम। अच्छा, अगर उसके दोनों बॉन्ड मैंने फ्री कर दिए हैं और फ्री करके H के बदले Cl लगा दिया है, तो जब दोनों बॉन्ड फ्री होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? याद आ रहा है? साइक्लोहेक्साइल इडीन कहते हैं। एक बॉन्ड फ्री किया तो साइक्लोहेक्साइल, दो बॉन्ड फ्री किया तो साइक्लोहेक्साइल इडीन, और 2 Cl लग गए तो वहां से लिख दो क्लोराइड कॉमन नेम में कि भाई साइक्लोहेक्साइलिडीन के दोनों बॉन्ड जो फ्री थे वहां पे हमने क्लोराइड लगा दिया है, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि दो कार्बन का जो टर्मिनल पोजीशन अगर एक H फ्री कर दोगे तो क्या कहोगे? इथाइल कहोगे उसको, और वहां अगर कुछ लगा दोगे तो उसी हिसाब से उसका नाम लिख दोगे, तो ये इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि वहां 2 बॉन्ड फ्री कर दिए मैंने, तो बात वही है, एक बॉन्ड फ्री किया तो इथाइल, और 2 बॉन्ड सेम कार्बन से फ्री किया तो इथाइलिडीन कहलाएगा। ठीक, और वो दोनों बॉन्ड पर क्या लगा है उसको लिख दो कि भाई क्लोराइड लगा है दोनों बॉन्ड पे, तो वहां पे इथाइलिडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो इथाइल और इथाइलिडीन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझाने वाली है, अगर इस इथाइल ग्रुप में एक मैं इधर का बॉन्ड फ्री करूं, ये वाला, और एक मैं दूसरे वाले कार्बन का बॉन्ड फ्री करूं इधर से, तो वो इथाइल ग्रुप अब नहीं कहलाएगा। 2 बॉन्ड फ्री हो गए तो, लेकिन इस तरीके से नहीं फ्री हुए, इसमें एक ही कार्बन के दोनों बॉन्ड फ्री कर रखे थे आपने, इधर अगल बगल के 2 बॉन्ड फ्री कर रखे हैं, इसको हम लोग इथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइलिन। जब एक कार्बन के दोनों बॉन्ड फ्री हुए थे तो आपने इसको इथाइलिडीन कहा था, जब अगल बगल के फ्री होंगे तो उसको इथाइलिन कहेंगे। तो कॉमन नेम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने इस ग्रुप CH2 को क्या नाम दिया है? इथाइलिन। यहां से बॉन्ड फ्री किया, Cl लगा दिया, इधर से बॉन्ड फ्री किया, Cl लगा दिया, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा इथाइलिन, और 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाई क्लोराइड। क्लियर है? जबकि यहां पर हमने केवल क्लोराइड लिख दिया था, वो अंडरस्टूड है कि भाई इथाइलिडीन के 2 बॉन्ड फ्री हैं और क्लोराइड, यानी ऑब्वियसली बात दोनों पे वहां पे Cl होगा। यहां पे आपको लिखना है कि भाई इथाइलिन ग्रुप पे हमने दोनों जगह Cl लगाया है, तो डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन में भी आपको पता है कि हर कार्बन पे एक H होता है, हर कार्बन पर एक H होता है, क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड शो किए गए हैं ना, तो चौथा वाला क्या होगा? H। तो H को शो नहीं किया जाता इस बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में, बेंजीन है ये। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी एक H को हटाकर वहां बॉन्ड इसका फ्री करा लूं, और बाकी H को मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं ये दिखा रहा हूं कि भाई एक H को हटाकर मैंने बॉन्ड फ्री करा लिया, तो इसको एज अ ग्रुप हम एराइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एराइल ग्रुप।
तो इस हिसाब से अगर एराइल पोजीशन में मैंने Br लगा दिया तो इसको कॉमनली हम एराइल ब्रोमाइड कहेंगे, एराइल पोजीशन पे Cl लगा दिया तो इसको हम एराइल क्लोराइड कहेंगे, ठीक। लेकिन एराइल पोजीशन पे अगर CH3 लगता है तो ये एक नया मॉलिक्यूल कहलाता है, इसको टॉलुइन कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि अगर इस तरह के ग्रुप लगे हैं अदर देन कार्बन तो उसको हम लोग एराइल फॉर्मेट में लिखते हैं, एराइल ब्रोमाइड, एराइल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लग गया तो फिर उसका एक दूसरा नाम हो जाता है, यानी अब ये जो है एराइल ग्रुप नहीं, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसको हम टॉलुइन मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल है ना, वैसे ही एज अ मॉलिक्यूल ये क्या कहलाता है, टॉलुइन मॉलिक्यूल कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि टॉलुइन मॉलिक्यूल क्या है। ये जो टॉलुइन मॉलिक्यूल आपने देखा जिसमें बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है, ये कार्बन बेंजाइल कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब इस बेंजाइल कार्बन का एक अगर मैं हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, बात को समझना, ये बेंजीन तो मैंने एज इट इज बना दिया पूरा, लेकिन इस कार्बन का मैंने एक H रिप्लेस कर दिया और एक वैलेंसीज की फ्री कर दी, तो अब ये जो है बेंजाइल पोजीशन है। अगर यहाँ कुछ लगेगा तो बेंजाइल नाम से फिर वो आगे नॉमिनक्लेट होगा, उसका हम नाम बेंजाइल करके फिर आगे लिखेंगे। और बेंजीन पर अगर इस बेंजाइल कार्बन का एक और H हटा के 2 वैलेंसी फ्री कर दोगे तो 2 वैलेंसी फ्री करने के बाद इस कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजल, बेंजल, ठीक है। और इसी बेंजाइल कार्बन कि अगर आपने तीनों H हटा दिए और इसके तीनों वैलेंसी को फ्री कर दिया तो इस वक्त ये कार्बन कहलाता है बेंजो, बेंजो। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेंजाइल, बेंजल, बेंजो का, कि जब हम इसको कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यूज होता है। देखिए पहले वाले एग्जांपल में एक H हटाकर Cl लगाया गया है, इसका मतलब बेंजाइल पोजीशन पर Cl है तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा इसमें क्या है, देखो 2 H को हटाकर 2 Cl लगाया गया है ना, तो 2 H को हटाएंगे तो वो क्या कहलाता है, बेंजल कहलाता है, बेंजल। तो इस वक्त ये पोजीशन यहाँ पर बेंजल और उसमें क्या लगा है 2 Cl, तो बेंजल डाइक्लोराइड कहलाएगा। यहाँ पे देखो आपने तीनों H को हटा दिया है तो ये कौन सा है, बेंजो है कार्बन, और उसमें आपने 3 Cl लगा दिए हैं तो इसको कहेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो बेंजाइल से बेंजल, बेंजल से फिर बेंजो क्या होता है और कॉमन नेम हम कैसे देते हैं ये आपको सिखाया गया है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, what we have studied, what we have studied so far in this lecture is homologous series, alkyl groups, types of alkyl groups, and common naming of hydrocarbons of alkane, alkene and alkyne. होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ सीक्वेंस वाइज बना रहा हूँ। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और आप सीधा नया वीडियो देखते हैं तो फिर आपको चीज़ें कुछ समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए जो भी आपको ग्रुप में लिंक सेंड किए जाते हैं आप उसको सीक्वेंशली देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा अच्छी कमांड होगी, ठीक है। होप आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे। ऑल द बेस्ट।